तो अब हम बात करते हैं सर्वरलेट के लाइफ साइकिल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका लाइफ साइकिल, तो बहुत ही ध्यान से इसे समझना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक इनिट होता है, एक सर्विस होता है, एक डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो इसे मैं बताने से पहले एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मान लो यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो और यहाँ पर आपका एक फ्रेंड है, वो अपने घर पे है, आप अपने घर पे हो। तो आप इसे एक फ़ोन लेते हो, अपना फ़ोन लेते हो। सबसे इनिशियल फेज़ आपका क्या होता है, सबसे पहले फ़ोन लेते हो, फिर नंबर उसमें चेक करते हो उसका, फिर कॉल लगाते हो। कॉल लगाते हैं, जब कॉल से बात कर रहे होते एक तरह से बात ही कर रहे होते हैं ना। सर्विस कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस चल रही होती है ना, आप उससे बात कर रहे होते हो। फिर एक टाइम आता है कि 10 से 15 मिनट बाद आप कॉल को कट कर देते हो, यानी कि अपने जो भी आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ रहता है आप उसे एंड कर देते हो, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसका आता है। ये जो तीन है ना, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अगर आपको एग्जाम वगैरह में नहीं याद आएगा तो अपने दोस्त का याद कर लेना कि हाँ, जब मैं दोस्त को फ़ोन करता हूँ सबसे पहले यार इनिशियलाइज करता हूँ, फिर बात हो रही होती है, एक सर्विस, कोई हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके थ्रू हम बातें करते हैं। फिर 10-15 मिनट बाद बात करने के बाद हम बोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम कॉल को कट कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसे समझो थोड़ा सा। अब देखो इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिट एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम सभी चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं। अभी आगे एक एक करके देखने वाले हैं इन सभी चीज़ों को। उसके बाद सर्विस का आता है, तो सर्विस में ही जो यूजर और रिक्वेस्ट वगैरह मतलब जो भी चीज़ें हुई रहती है ना, तो आपका रिक्वेस्ट और जो भी रिस्पॉन्स का काम हो रहा होता है वो सर्विस के अंदर हो रहा होता है। जब सभी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इनिट की। तो इनिट सबसे पहला वाला था ना, तो इनिट की चलो बात करते हैं। तो द इनिट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस। अब ध्यान देना कि जो इनिट मेथड होता है वही एक बार ही कॉल होता है, ठीक है, एक बार ही बस कॉल होता है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट पे, इट इज कॉल्ड ओनली व्हेन द सर्वरलेट इज क्रिएटेड। देखो जब सर्वरलेट क्रिएट होता है तभी ये इनिट मेथड कॉल होता है, ठीक है। नॉट कॉल्ड फॉर एनी यूजर रिक्वेस्ट आफ्टरवर्ड। देखो जैसे कि यहाँ पर ये आपका सर्वरलेट है और यहाँ पर यूज़र होता है, ये वेब सर्वर होता है और यहाँ पर आपका डेटाबेस होता है ना। तो देखो जब यूज़र रिक्वेस्ट कर देता है तब हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। उसके बाद समझ रहे हो, उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि रिक्वेस्ट वगैरह आने से पहले ही हम इनिशियलाइजेशन फेज़ वगैरह करते हैं। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज फॉर वन टाइम इनिशियलाइजेशन। वन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और जैसे कि हम लोग एप्लेट आप पढ़े होंगे, एप्लेट में इनिशियलाइजेशन का जो हम लोग करते थे ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी मिलता जुलता है। अरे यार याद आ रहा होगा कि हम इनिट करते थे, इनिट था फिर स्टार्ट था ना यार, ऐसे करके एप्लेट का पहले यूनिट में, तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पर भी उसका कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट पे क्या दिया हुआ है कि द इनिट मेथड मस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली बिफोर द सर्वरलेट कैन रिसीव एनी रिक्वेस्ट। वही मैंने जो यहाँ पर बताया, जो मैंने यहाँ पे बताया कि वही कॉन्सेप्ट है कि इनिट मेथड सबसे पहले तो कंप्लीट हो जाना चाहिए उस पहले कि अगर सर्वरलेट के पास रिक्वेस्ट आने से पहले ही इनिट मेथड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक देखो कोड लिखा हुआ है कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक पब्लिक होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर वाइड होता है जो कि रिटर्न टाइप होता है, जो कि कुछ नहीं ये रिटर्न कर रहा है। फिर एक इनिट मेथड को यहाँ पे कॉल किए हैं। फिर ये थ्रोज कीवर्ड जो होता है, थ्रो एक्सेप्शन वगैरह, एक्सेप्शन के लिए हम थ्रो वगैरह करने के लिए करते हैं। और ये सर्वरलेट एक्सेप्शन जो कि जो भी एक्सेप्शन वगैरह होगा ना, एरर वगैरह, वो वहाँ पे जनरेट कर देगा ये। और यहाँ पे बीच में जो कोड आएगा इनिशियलाइजेशन कोड, जो आपको कोड लिखना रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ और में भी हो सकता हो ये कोड कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो रीज़न ये है कि आपको जावा की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपको इसके जो कोड हैं शायद इसके समझ में ना आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बता दिया कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, वाइड का, इनिट का। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग सर्विस। तो सेकंड पॉइंट पे आता है ये आपका सर्विस। तो सर्विस में सबसे पहले पॉइंट पे क्या दिया, द सर्विस मेथड इज कॉल्ड ओनली आफ्टर द इनिट मेथड। अब देखो इनिट मेथड जब आपका कॉल हो जाता है तो उसके बाद ही हम लोग सर्विस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक। इसके बाद देखो इट इज़ द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क। अब देखो एक्चुअल जो टास्क परफॉर्म होता है ना, वो यहीं पर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि
एक्चुअल टास्क में आप क्या करते हो कि जो भी रिक्वेस्ट करता है ना क्लाइंट, वेब सर्वर के पास आता है, फिर सर्वरलेट के पास जाता है, तो डेटाबेस से वो कम्युनिकेट करता है। तो जो एक्चुअल टास्क हो रहा होता है ना, क्या डेटा वो दिया है, वो चाहता है डेटा उसको प्रोसेस करके फिर सेंड करना ना, एक्चुअल काम ये आपका हो रहा होता है सर्विस लेवल पर ही। ठीक, द सर्वरलेट कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड टू हैंडल रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। अब देखो एक सर्वरलेट कंटेनर होता है, ठीक है, सर्वरलेट कंटेनर होता है जो कि कॉल करता है सर्विस मेथड को। क्यों कॉल करता है कि भाई साहब कुछ रिक्वेस्ट क्लाइंट कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उनसे जल्दी से प्रोसेस वगैरह करोगे कि नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए सर्वरलेट कंटेनर का कॉल करता है सर्विस मेथड को। ठीक, तो द सर्विस मेथड चेक्स द HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट के टाइप्स को चेक करता है। HTTP जो रिक्वेस्ट आती है कई टाइप्स की होती है, गेट की होती है, पोस्ट की होती है, पुट की होती है, डिलीट की होती है। ठीक है, और भी कुछ होती हैं, कुछ इसके और भी रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो सर्विस जो होता है ना, सर्विस मेथड जो होता है ये HTTP रिक्वेस्ट के टाइप को चेक करता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म वगैरह करने होते हैं फिर वो करता है। ठीक है, ये सर्विस का एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिख देते हो तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, उसके बाद चलो बात करते हैं अब हम डिस्ट्रॉय की। तो डिस्ट्रॉय में पहले पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, द डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वरलेट। अब देखो जैसे हम लोग इनिट की बात किए थे तो वो एक बार ही कॉल होता है, वैसे ही जो डिस्ट्रॉय है, ये जो डिस्ट्रॉय है ये भी एक बार ही कॉल होता है एप्लेट की सर्वरलेट की लाइफ साइकिल में, ये एक बार ही कॉल होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इट गिव्स योर सर्वरलेट अ चांस टू क्लोज डेटाबेस कनेक्शन। अब देखो डिस्ट्रॉय जो होता है ना, ये आपके सर्वरलेट को एक चांस देता है कि भाई साहब ये जो डेटाबेस है, अब देखो ये डेटाबेस था ना और यहाँ पे आपका सर्वरलेट था। ठीक है, ये सर्वरलेट था तो ये आपका डेटाबेस ऐसे कनेक्ट था और यहाँ पर आपका सर्वर था। ठीक है, यानी कि एक चांस देता है कि भाई साहब जो डेटाबेस से कनेक्शन है तुम उसे एंड वगैरह कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आफ्टर द डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड द सर्वरलेट ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, अब देखो जब डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाता है तो जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो मार्क एट गार्बेज कलेक्शन में चले जाते हैं और मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है। तो जावा के अंदर GC यानी कि गार्बेज कलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता है तो गार्बेज कलेक्शन में चले जाते हैं। अब देखो अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं जाएंगे तो आपकी मेमोरी में रहेंगी, बेमतलब का स्पेस कवर करेंगी तो उतनी तेज़ी से आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो उससे बाद क्या उसका काम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें गार्बेज कलेक्शन जो होता है वो काम क्या करता है, उसमें सभी चीज़ों को डिलीट कर देता है और मेमोरी से वो सारी चीज़ों को हटा दिया था। बस काम की चीज़ें आपकी मेमोरी में रहती हैं और सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक, और ये आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिस्ट्रॉय का आप इसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में।